हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट 2, यानी कि हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से जुड़े क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के भी होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के कर लेंगे, क्या जाता है, जितने क्वेश्चन कर लो उतनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको जो बोलता हूँ वो बोल दूँ कि भाई अपने कॉपी, पेन, किताब, नोट्स, दिमाग, पानी की बोतल, ये सब लेकर बैठ जाइए। जहां जहां आपको लगता है कि वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए बाबा, रुकिएगा नहीं और देखिए कि सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सही आया या नहीं आया है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वो मॉड्यूल है जो हम आपको देते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है वो एकदम क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। जैसे वो होता है ना, खरगोश और किसकी, कछुए की रेस होती है तो किसमें कौन जीता है, कछुआ ही जीता है। भले ही वो धीरे धीरे चल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स भी क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है, आपको लगातार प्रिपरेशन करा रहा है, नीट की, जेई की भी करा रहा है। आप देखेंगे तो हमारे मेन चैनल से काफ़ी डिफरेंट लेक्चर्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फोकस्ड है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आके ऐसा ना सोचे कि यार ये तो हमको एनसीईआरटी में दिखा नहीं, यार आप तो एनसीईआरटी का ये छुड़वा दिया, आपने वो टॉपिक छुड़वा दिया। हम छुड़वा कुछ नहीं रहे बेटा, हमने वहाँ पर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, यहाँ पर आपको नीट फोकस्ड तैयारी करा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। अगर आप लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप करना है, आपको उसके लिए हाई जंप की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, या आपको उसके लिए 100 मीटर के स्प्रिंट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। या आपको मैराथन की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, आपको जैवलिन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग जंप में जाने वाले हो ना, आपको तैयारी जो करनी है वो लॉन्ग जंप की करनी है। अब आप लगे हो जैवलिन फेंकने, जैवलिन की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया, लेकिन लॉन्ग जंप में कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों की तैयारी बेटा क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ पर हम बिल्कुल नीट फोकस तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोर्ड के हिसाब से तैयारी नहीं करवाई, हमने वहाँ भी आपको तैयारी करवाई है और बोर्ड के लेवल से ऊपर ही तैयारी करवाई है। हम आपको सब प्रोवाइड करते हैं, बस आपका थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगर आप ये हमें देते रहेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन चलती रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस आप पोटेंशियल एनर्जी के भी देख लीजिए, डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्या बोल रहा है, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कर्व शोन इन द फिगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। आइए निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए ए पॉइंट पे। अब आप मुझे बताइए पहले तो कि आप कंसेप्ट क्या समझेंगे इससे, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, पहले आप अपने आप से पूछिए। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व है, आपको फोर्स के बारे में पूछ रहा है। फोर्स का रिलेशन कैसे है भाई, यू और एक्स से। तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास एक रिलेशन है माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक रिलेशन है कि नहीं है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। मुझे आ रही है छींक, ऐसा लग रहा है कि नहीं। हाँ, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ f इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, हाँ कि ना। ओके चलिए, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। आइए भाई, अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। सटासट स्लोप डालेंगे और आंसर निकालेंगे। ए पे आपको चाहिए ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लो भाई हमने ए पे स्लोप डाली। अब ए पे स्लोप कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। ए पे स्लोप पॉजिटिव आई है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव आई है तो स्लोप पॉजिटिव के आगे आप एक माइनस लगा दो तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ए पे फोर्स कैसा है, फोर्स एट ए इज नथिंग बट नेगेटिव, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम कलर चेंज कर देते हैं। आओ, आपको बी पॉइंट पे फोर्स चाहिए, आओ ये लो, बी पॉइंट पे आपने क्या डाला, टेंजेंट डाला। तो कैसा स्लोप आया भैया, ये भी पॉजिटिव आया। कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव स्लोप आया, उसके आगे माइनस लगा दोगे तो फोर्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फोर्स एट बी इज नेगेटिव, फोर्स एट बी इज नेगेटिव, फोर्स एट बी इज नेगेटिव, ठीक है ना। थर्ड क्या है भाई, फोर्स एट सी। आओ इसकी बात भी कर लेते हैं। सी पॉइंट पे आपको टेंजेंट डालना है, सी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं। आइए बिना किसी देरी के, सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला, ये लो भाई, सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाल दिया।
सी पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट डाला वो कैसा है, उसका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव स्लोप इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब फोर्स एट सी जो है वो क्या है, पॉजिटिव। फोर्स एट सी क्या है, पॉजिटिव है। आओ फोर्स एट डी और देख लेते हैं, डरेंगे थोड़ी नहीं। फोर्स एट डी और देख लेते हैं, ए बी सी डी। डी कहाँ है, ये है डी। अरे रोएगी मुकद्दरा नू हीरे मेरी जे हीरे आज हार जे हयार खो गया। चलो डी पॉइंट पे स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां भी आपको फोर्स कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिफ्थ और देख लेते हैं, फोर्स एट ई। लड़ जिन्ना मर्जी तू चीख मेरे ते, पर सोच कर ले बरीक मेरे ते, नीयत मेरी ते हो गई लीक तेरे ते, तेरी निगाह क्यों है ठीक ठीक मेरे ते। ठीक है, ये ई पॉइंट पे हमने स्लोप डाल लिया। कैसा आया भैया, टेंजेंट डाल लिया, सॉरी टेंजेंट का स्लोप कैसा आया है, जीरो आया है। कैसा आया है, जीरो आया है। तो स्लोप जीरो आ गया तो फोर्स भी कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फोर्स कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअली हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीख लिया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। A smooth narrow tube in the form of an arc AB, okay, of a circle of center O and radius R is fixed so that A is vertically above O, ठीक है, and OB is horizontal. Particle P of mass M and Q of mass 2M. Particle P of mass M and B of mass 2M ऐसे रखा हुआ है। With a light is inextensible string of length pi r by 2। यहां से यहां तक की लेंथ आपको कितनी दी गई है, यहां से यहां तक की लेंथ आपको दे दी गई है पाई r by 2। ठीक है। Connecting them are placed inside the tube with P at A, Q at B and released from rest. Okay. Assuming the string remains taut during the motion, find the speed of the particle when P reaches B. Okay. तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई भाई, ये इनिशियल कंडीशन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये P पॉइंट जो है, जो P पार्टिकल है वो B पे पहुंच जाएगा। P पार्टिकल किस पे पहुंच जाएगा, B पे पहुंच जाएगा। तो मैं इसकी फाइनल कंडीशन बनाता हूं, क्या होगा, P पार्टिकल यहां आ जाएगा, दिस इज योर P पार्टिकल जिसका मास कितना है m, और ये स्ट्रिंग हो जाएगी सीधी। यहां पहुंच जाएगा आपका कौन सा पार्टिकल, Q पार्टिकल जिसका मास कितना है 2m है। ठीक है ना। और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है भाई, लेंथ कितनी है पाई r बाय 2, कितनी है पाई r बाय 2। ठीक है ना। सो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर कोई भी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम यहाँ बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। देखो कहीं भी मान लो, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो माननी है कि आपकी कैलकुलेशन सबसे कम हो जाए। ठीक, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानता हूँ, अपना डेटम मानता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी यहाँ मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल किसकी, आपकी पार्टिकल पी की। तो आप बोलोगे पार्टिकल पी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr प्लस पार्टिकल क्यू की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल क्यू की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी कोई नहीं, अभी तो बस रखा हुआ है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, जीरो है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है क्यू पार्टिकल की, अभी जीरो है। रिलीज करेंगे ना हम इसको। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल कंडीशन। दिस इज योर फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन पे जब फाइनल कंडीशन पर आप आए तो क्या हो रहा है भाई, ये किसी v वेलोसिटी से नीचे की तरफ भाग रहा होगा। यही बात समझ में, अरे भाई ये किसी v वेलोसिटी से भाग रहा होगा। ये जो पूरी दोनों मासेस जुड़े हुए हैं किसी स्ट्रिंग से, ये किसी v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। हाँ कि ना, स्ट्रिंग टाइट है, दोनों v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ पहले वाले का मास प्लस दूसरे वाले का मास, दोनों साथ में जुड़े हुए आ रहे हैं ना एक ही स्ट्रिंग से, है ना। दोनों की वेलोसिटी क्या है, मान लिया मैंने v² प्लस। अब मुझे बताओ जो p पार्टिकल पहले यहां था अब वो यहां आ चुका है, तो p पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। p पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अच्छा, और q पार्टिकल को देखो, q पार्टिकल कहां आ गया भाई, अपने पोटेंशियल एनर्जी जहां पे आपने अपना डेटम माना था, जहां पे अपना रेफरेंस लेवल माना था, उससे कितना नीचे आ गया है q,
कितना नीचे आ गया बताओ मुझे, पाई आर बाय 2 नीचे आ गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे आया है। अरे हाँ ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रेफरेंस से नीचे आया है? अरे आपका रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से जो क्यू पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, माइनस में जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस ट्वाइस ऑफ एम जी, और नीचे कितना आया है, पाई आर बाय 2। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर, ओके। क्या करो आप, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एम जी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी पाई आर बाय 2 इज इक्वल्स टू हाफ एम प्लस 2m v का स्क्वायर। समझे? हाँ सर समझ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं m तोड़ा दूं, ये m ये m ये m ये m गया नहीं। अरे भाई ये 2m था, ये m था, इसको 3m कर लो, ऐसे काट लो, m से m चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये कितना हो गया, जी आर प्लस, ये क्या हो गया, जी आर प्लस जी पाई आर बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2 v स्क्वायर, है ना। चलो तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2gr हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है 3 से डिवाइड कर दो v स्क्वायर। चलो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। चलिए v की वैल्यू निकालते हैं, सटासट खटाखट फटाफट। तेनू दिल नाल सदा ला के रखूंगा, खुशियां दूंगा पहरेदार हो गया, रोएगी मुकद्दरा नू हीरे मेरिए, जे हीरे याद हार जे यार खो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया कितना, 2g, या मैं इसमें से कॉमन क्या निकाल लूँ, जी आर कॉमन निकाल लूँ। हाँ सर, जी आर आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, 2 प्लस जी आर पाई डिवाइड बाय 3, और उसको डाल दो रूट में, तो आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, ये लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है? पक्का? हाँ सर एकदम सही, कुछ नहीं, आप तो बस इसको याद रखो, ये जो हमने किया है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपसे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, आपको बस क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। नहीं बताओ, अरे भाई अगर आपने ये बना ली इक्वेशन तो फिर तो क्या बचा, कुछ नहीं बता, हाथी पूरा निकल गया है, बस बची क्या थी, पूंछ बची थी, वो आपने सॉल्व कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई 2002 या 2003 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जेई 2002 या 2003 का क्वेश्चन है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों में से किसी एक साल का क्वेश्चन है। A particle which is constrained to move along x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with the distance x of the particle from the origin, fx is equals to minus kx plus ax cube। अच्छा, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपको दो रखनी है, एक तो आप x की वैल्यू 0 रखोगे और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव रखोगे या लोगे। द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, आपको क्या करना है, इस फोर्स की इक्वेशन की मदद से आपको पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, और उसको चेक करना है x की दो वैल्यूज पर, x की एक वैल्यू होनी चाहिए 0 और एक होनी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप नेगेटिव में जा ही नहीं रहे हो x की किसी वैल्यू को लेके, आपकी सारी वैल्यूज x की कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही। ठीक है ना, ओके। मुझे पता है कि यार जो f होता है वो होता है माइनस du बाय dx, है ना, मुझे f की इक्वेशन दी हुई है, ये क्या है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, ओके। अगर मैं इससे माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बचेगा के एक्स माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस से माइनस उड़ा दिया, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। क्लियर है? चलो इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2, यहीं पे कर दूं, यहीं कर दूं कि दूसरे उसमें कर दो, दूसरे उसमें कर दो, सर खिचड़ी पका दोगे नहीं तो आप। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स की पावर 4 बाय 4 इज इक्वल्स टू यू। ठीक है ना, ओके। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, वो क्या आई है, u इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, अच्छे से सजा के लिख लेता हूँ, माइनस ए एक्स की पावर 4/4, सही लिखा है, ओके। अब जरा देखो चारों ग्राफ को, है ना, x के साथ कैसा वेरिएशन है, अब देखें यार जरा, हमको तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं देखता हूं कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर, है ना, x की कौन कौन सी वैल्यू पर u 0 होता है ना, जरा देखते हैं। u देख लेते हैं कितनी बार 0 हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि यहां पर u 2 बार 0 हुआ है, यहां पर u 1 बार 0 है, यहां पर u 1 बार 0 है, यहां पर u 2 बार 0 हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 2 बार 0 हो रही है ना। चेक कर लेते हैं जरा। तो हम चेक कर रहे हैं कि x की किस वैल्यू पर आपको 0 मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लूँ तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स की पावर 4/4, यानी कि ए एक्स की पावर 4/4 इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4, ये काट दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर बाई 2, कुछ मैंने उल्टा कर दिया क्या, मैंने खुद ही समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया है, एक बार देख लूँ ज़रा मैंने क्या किया है। अच्छा ओके ओके ओके, करते करते मैं ही भूल गया मैं क्या कर रहा था, इसको इधर ले गया। मैंने ये बोला कि सुनो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ठीक है ना, अंदर क्या बचा, के बाई 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 4, कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं सर बिल्कुल सही किया। तो या तो ये 0 होगा, x की वैल्यू क्या होगी, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर k बाई 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0 होगा। समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गया, बिल्कुल समझ गए। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हो जाएगा k माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। कोई परेशानी आपको, नहीं सर कोई परेशानी नहीं, x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो k इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k डिवाइडेड बाई a, उसको हमने रूट में डाला, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2k बाई a आ गई। x की वैल्यू या तो 0 होगी, देखो x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस रूट 2k बाई ए। इस पर आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी, u की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। बट उसने बोला है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आपको x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, क्योंकि आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो x की पॉजिटिव वैल्यू पर ही बना हुआ है। देखो x की कोई वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, नहीं सर। तो हम यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ k अपॉन ए, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ k अपॉन ए। तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो 0 और एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2k बाई ए। इस पर पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 मिलेगी। देखते हैं यार, x की तो यहाँ एक ही वैल्यू है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 मिल रही है, दूसरी बार तो x 0 पे x 0 ही नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता ग्राफ। इसमें भी आप देखो सिर्फ एक बार ही x 0 हो रहा है, अरे हाँ कि ना, हाँ, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। हाँ, इसमें आप देखो एक बार x यहाँ 0 है, एक बार x यहाँ 0 है, तो ये ग्राफ हो सकता है। इसमें भी देखो एक बार x यहाँ 0 है, एक बार x यहाँ 0 है, तो ये ग्राफ हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, अब क्या करें, दो ग्राफ में से एक को और एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने ये देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं यहाँ स्लोप देखता हूँ, अगर मैं स्लोप देखता हूँ तो नेगेटिव स्लोप आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रही है। अगर हम फोर्स का रिलेशन देखें तो वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। डी यू बाई डी एक्स यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ f की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है भैया, 0 आ रहा है, तो f की वैल्यू 0 आ रही है x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि स्लोप 0 आ गया, है ना। अब हमारे पास फोर्स की इक्वेशन है, देखो फोर्स की इक्वेशन है वो क्या है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख कर देखूँ तो मुझे बताओ f की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 0 यानी कि 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 मिलना चाहिए, यानी कि स्लोप क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। स्लोप क्या होनी चाहिए, सीधी देखो 0 होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ इसमें स्लोप 0 है कि इसमें स्लोप 0 है। सर इसमें स्लोप 0 है, तो ये एलिमिनेट होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। वाह, एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, शानदार। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। चलो एक और क्वेश्चन,
A uniform chain of length L is placed on a smooth horizontal table such that half of its length hangs over one edge. अच्छा, इतनी मेहनत करवाएगा मतलब ये। करते हैं भाई, मेहनत से थोड़ी ना डरते हैं। अरे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? चलो। अरे रोएगी मुकद्दरा नू हीरे मेरी है। आज सुबह सुबह गाना सुन लिया तो यही दिमाग में चढ़ा हुआ है। काका का गाना, काका के गाने सुने आप लोगों ने? कमेंट में बताओ मुझे, काका के गाने सुने? 10 की करा तेरे ते मरा कहने तो डरा कह लेने दे। चलो, ये चेन है। क्या है भाई ये चेन? कुछ बोला है चेन के बारे में, जरा पढ़ें। A uniform chain of length L is placed on a smooth horizontal table such that half of its length hangs over one edge. अच्छा, half of its length hangs over one edge. मतलब ये लेंथ है कितनी? L/2 और ये लेंथ है कितनी? L/2. टोटल लेंथ है L, ठीक है ना? ओके। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द टेबल। ओके। तो ये इनिशियल कंडीशन है ना? फाइनल कंडीशन में क्या होगा? टेबल से वो पूरी गिर जाएगी नीचे की तरफ। टेबल से वो पूरी नीचे की तरफ गिर जाएगी। गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? बिल्कुल गिर जाएगी। बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। चलिए भाई, अब कुछ काम की बातें आपसे करेंगे। मुझे ये बताओ, ये जो चेन लटक रही है, यही रिस्पॉन्सिबल होगी इस चेन को खींच के नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है। अरे हाँ कि ना? ऊपर वाली तो अभी रेस्ट पर है। देखो ना, ये बोला है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L is placed on a smooth horizontal table such that half of its length hangs over the edge. It is released from rest. Released from rest. Okay, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई, यहाँ पर हम क्या मानते हैं? अपना डेटम मानते हैं और बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है? 0 है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो मुझे बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो, इस पार्ट की तो यहाँ पर 0 है, इस चेन की कितनी है? 0 है। इस चेन को देखो, इस चेन को देखो, टोटल L लेंथ का मास चेन का जो है वो कैपिटल M है मान लिया मैंने। तो मुझे बताओ L/2 लेंथ का मास कितना होगा? ये हो जाएगा ML/2। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ML/2 होगा इस लटकती हुई चेन का मास। ये कहाँ एक्ट करेगा? इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और वो कितना होगा? ML/2 इंटू G। समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके, डेटम से ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कितना नीचे है बताओ मुझे? टोटल L/2 है, तो L/2 का आधा कितना होगा? L/4 नीचे। आई मेरी बात समझ में? हाँ कि ना? तो डेटम से कितने नीचे आ गए आप? L/4 नीचे आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? mgh माइनस में होगी, क्योंकि नीचे की तरफ आए हो आप। G इंटू L/4। सही कहा कि नहीं कहा? अरे हाँ कि ना? पूरे L लेंथ का मास कितना है? M है। पूरे L लेंथ का मास कितना है? M है। तो L/2 लेंथ का मास कितना होगा? M/2 होगा। सॉरी, कितना होगा? M/2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ML/2 डिवाइड हो जाएगा L से, तो ये हो जाएगा L से L कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? mgL/4। ठीक है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यार इनिशियली तो रेस्ट पर रखी हुई थी चेन, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई? 0 हो गई। अब क्या देखो, इधर आके क्या हुआ? इधर आकर देखो क्या हुआ है, बताओ। पूरी की पूरी चेन नीचे की तरफ आ गई है। ओके, तो अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे वो कितनी होगी? अब पूरी की पूरी चेन नीचे आ गई है ना? तो पूरा मास जो है वो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, mg। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा L/2। नहीं, टोटल लेंथ L है, यहाँ पर जो वेट एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास से कर रहा है, मतलब इस लेंथ के आधे से कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -mgL/2। ठीक है ना? mgL/ ये कितना है? 8, और ये हो जाएगी mgL/2, नीचे की तरफ है तो माइनस। ठीक, अगर हम बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बताओ कितनी होगी वैल्यू? यहाँ पर नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास यार, और वो कितनी होगी? हाफ। टोटल मास है mv का स्क्वायर। क्लियर? हमको वेलोसिटी निकालनी है। चलो, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, चलिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgL/8 माइनस mgL/8। सही लिखा है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। प्लस 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस mgL/2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m v स्क्वायर, हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। m गया। ठीक है,
क्या बचा, माइनस जी एल बाई 8 प्लस जी एल बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से आप ले लो एलसीएम, कितना आएगा, 8 आएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एल, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 4 जी एल इज इक्वल्स टू हाफ वी का स्क्वायर, 2 चौको 8। ठीक है ना, -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3, तो हो जाएगा 3GL अपॉन 4 इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल्स टू √3GL/4, √3GL/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, √3GL/4। क्लियर, पक्का। अरे कुछ नहीं किया, पहले चेन को लटका दिया, फिर हमने बोला भाई ये आप यहां भी मान सकते हो, आप यहां भी मान सकते हो भैया अपना क्या डेटम, आप इधर भी अपना डेटम मान सकते हो, लेकिन वहां कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने बोला भाई ये मेरा डेटम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मानूंगा। अच्छा, तो लटकती हुई चेन की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो उसका वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है mg/2। ठीक है ना, कितना वेट ऐड कर रहा है, mg/2। समझ रहे हो। अब यहां से डेटम से कितनी हाइट नीचे है भैया सेंटर ऑफ मास, तो L/4 नीचे आ गया। नहीं आई बात समझ में, हाँ सर ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया L/4 से। अब ये रेस्ट पर थी इनिशियली, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाइनली क्या हुआ, पूरी की पूरी चेन नीचे गिरी। अब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ऐड करेगा, वेट ऐड करेगा mg, कहाँ ऐड करेगा, L/2 पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इसलिए आई क्योंकि आपने डेटम से नीचे लेकर आया चेन को। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv²। आपको v की वैल्यू निकालनी थी, आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व बता दिया और आंसर निकाल लिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर, मास ऑफ ब्लॉक A इज m एंड दैट ऑफ ब्लॉक B इज 2m। ठीक है, अच्छा, A का मास है m, B का मास है 2m। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, system is released from rest with the spring unstretched। okay, system is released from rest, साफ साफ बोल दिया, with the spring unstretched, the maximum extension of the spring xm is okay। okay, चलो इसकी हम जरा फाइनल कंडीशन बनाते हैं। ये तो इनिशियल कंडीशन है, आओ जरा फाइनल कंडीशन बनाएं। ठीक, स्प्रिंग हो जाएगी स्ट्रेच्ड, मास आ जाएगा इधर कहीं, ठीक, एम मास इधर, ये आपका टेबल ये मास नीचे की तरफ 2m। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ये स्प्रिंग क्या कर जाएगी, खिंच जाएगी। ओके, मास नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं मान लूं कि दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कितना एक्सटेंशन हुआ, मान लीजिए स्प्रिंग पहले यहाँ थी, अब स्प्रिंग कहाँ गई है, यहाँ आ गई है, तो कितना एक्सटेंशन हो गया, x एक्सटेंशन हुआ। ठीक, अगर यहाँ से x एक्सटेंशन हुआ होगा तो ये मास कितना नीचे गया होगा, बताओ मुझे, मास कितना नीचे गया होगा। अगर ये डेटम था मान लो, तो यहाँ से कितना नीचे आया होगा, x नीचे आया होगा। ठीक, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। समझ गया कि नहीं समझे। ओके सर, तो मैं यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराता हूँ। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। बताओ मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहाँ पर इस कंडीशन में स्प्रिंग में कोई भी एलोंगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से स्प्रिंग पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये इनिशियल कंडीशन है। इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आपने डेटम मानकर इसको भी 0 कर दिया है। ठीक है, क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है अभी, नहीं, कोई भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास अभी नहीं है। तो हम बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने बोल दी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने बोल दी कितनी, 0। अब जरा फाइनल कंडीशन में देखते हैं। फाइनल कंडीशन में आपने देखा कि जो स्प्रिंग थी वो तो खिंच गई, कितनी खिंच गई, x खिंच गई। तो यहाँ पर स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मास था ये x नीचे आ गया, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अभी x नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, बताओ, माइनस में 2mgx हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब अब ये जो 2m का मास है वो नीचे आके क्या हो जाए, एकदम मैक्सिमम एक्सटेंशन में आके रुक जाए।
क्या हो जाए, ये मास नीचे खिसक कर मैक्सिमम एक्सटेंशन पर रुक जाए। मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तभी तो जाकर आपका मास रुका रहेगा। अगर आपका मास नीचे की तरफ चल रहा है तो आप थोड़ी ना बोल पाओगे कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया है। समझ रहे हो, जब ये x मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो ये मास जो 2m होगा वो अपनी सबसे नीचे वाली वैल्यू पर आकर रुक गया होगा, रेस्ट पर आ गया होगा। आई मेरी बात समझ में? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझे? हाँ सर समझे। हमको वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग xm। चलो तो ये हो जाएगा 2mg(x) इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये काट दिया हमने यहाँ से इसको, ये हो जाएगा 4mg इज इक्वल टू के एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4mg/k। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4mg/k। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड, ये तो मैंने कभी वन शॉट कराया था शायद, उसमें भी मैंने क्वेश्चन डील किया है। द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point? Assume that the 10% of its energy is dissipated against air resistance. Okay, एक ये आपका पेंडुलम है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, देखो फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिलीज किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, ओके। फिर ये आएगा अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ कहीं आएगा, लोअर मोस्ट पोजीशन पर आएगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना, इसको मैं मान लूंगा अपना क्या, डेटम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लूंगा मैं, 0 मान लूंगा। ये मेरा क्या है भाई, डेटम है। ठीक, इसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी, 2 मीटर। ठीक, मतलब ये भी कितना होगा, 2 मीटर। ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। समझ गए, पूरा खेल समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, यहाँ कितनी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, mg/2h। ठीक, यहाँ इसके बारे में क्या ख्याल है, आप जब यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो हो जाएगी कितनी, हाफ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपने इसको 0 माना है। क्लियर है? तो आप जानते हो यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो mg/2, तो हो जाएगी ट्वाइस mg, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ठीक, ओके। ट्वाइस ऑफ m की वैल्यू कितनी है, अच्छा m तो काट दो भाई, m तो यहाँ से गया ये m, यहाँ से गया ये m, तो हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू v²/2। ये हो जाएगा कितना, 20 दूनी 40 इज इक्वल्स टू v²। ठीक है। अरे रे रे रे, एक पॉइंट तो हम मिस ही कर गया दादा। इसने बोला है 10% ऑफ इट्स एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब बची कितनी, मतलब बची कितनी दादा, 10% ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड। ओके, अगर 10% डिसिपेट हो गई तो बची कितनी, 90% ना, 90%। ओके 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 ओके, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ सर एकदम क्लियर। वो बोल रहा है कि जो आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो 90% ही रह जाएगी किसकी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की। ऐसा बोला है, कंजर्व्ड नहीं है भैया। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 10% क्या हो गई, एयर रेजिस्टेंस में खप गई, तो बची कितनी, 90% बची। ओके ओके ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 90/100 इनटू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ओके, अब ये क्वेश्चन एकदम सही बनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी बताई, हाफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपने बताई 0 इज इक्वल्स टू 90/100। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई, मास वास दिया हुआ है क्या आपको, नहीं मास वास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखोगे ट्वाइस ऑफ mg प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। क्लियर है? चलो तो m से m उड़ गया, क्या बचा, v²/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2 180 इंटू g। कुछ गलत कहा मैंने, नहीं सर बिल्कुल गलत नहीं कहा। 0 से 0 उड़ा दो, ये हो जाएगा 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18 इंटू 10/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। मैंने यहाँ पर क्या किया था भाई, ये पढ़ा नहीं था, याद नहीं था मुझे कि 10% एनर्जी को हमको डिसिपेट कराना है। मतलब जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इनिशियल की 90% ही रह गई। यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस कंडीशन की, इनिशियल कंडीशन की सिर्फ और सिर्फ 90% है। 10% यहाँ से यहाँ आने में, एयर रेजिस्टेंस में खर्च हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Next question. A vertical spring with force constant K is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is okay. The net work done in the process is, चलो भाई, एक स्प्रिंग है, थोड़ा और नीचे बना लेता हूं ताकि हमारे पास जगह बचे। एक स्प्रिंग है, आइए, स्प्रिंग है, ठीक। यहां पर एक बॉल है, मास m की, यही बोला है ना। अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k is fixed on a table. A ball of mass m at height h above the free upper end. ठीक है, यहां से कितनी ऊपर है, h हाइट ऊपर है, ठीक। falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance d. okay. यहां से स्प्रिंग d डिस्टेंस दब गई है, यानी कि स्प्रिंग कुछ ऐसी हो गई है, यानी कि स्प्रिंग कुछ इस तरीके की हो गई है। ठीक है ना, स्प्रिंग कितनी दब गई भाई, d डिस्टेंस दब गई है, ठीक। मतलब बॉल आ गई है यहाँ, है ना, कितने डिस्टेंस दबा दिया है उसने, उसको d डिस्टेंस दबा दिया है। यही हुआ है, हाँ सर यही हुआ है। द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ओके 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 ओके, नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, देखो वर्क डन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर कितने वर्क डन है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, अरे हाँ कि ना, ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, और क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है। दो चीजें हैं, एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है और एक वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है। इस पर नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट mg, हाँ कि ना, हाँ सर, इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक। और यहां पर mg फोर्स को कितना नीचे लेकर आ रहा है, h प्लस डी, नहीं mg h प्लस डी, ओके। तो हम यहां बोल सकते हैं साफ साफ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नथिंग बट माइनस ऑफ, माइनस क्यों होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, h प्लस डी। सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ओके, अब जरा बात करते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, मैं जानता हूं कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस कंडीशन में, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताओ, स्प्रिंग की जब दब गई है स्प्रिंग, ये होगी हाफ के डी स्क्वायर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। ये तो नेचुरल लेंथ पे रखी हुई ना स्प्रिंग, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या है, 0 है इनिशियल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में कितनी हो गई है, हाफ के डी स्क्वायर। बात समझ में आई, हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो टोटल नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, बताओ, mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। ऑप्शन है क्या, mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। ये क्लियर, mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर, जी सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर इसको आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यहां पर आप क्या करो, अपना डेटम मान लो, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास कितनी हो गई, 0। नहीं 0 क्यों होगी सर, यहाँ पर अगर आप डेटम मान रहे हो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी, हाँ सर इधर होगी, आप mgh मत ले लेना। यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मास की कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर। और रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। समझे, इस कंडीशन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बता सकते हो मुझे, वो होगी सर माइनस mg h प्लस डी
H प्लस डी, दिस इज दी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ कि ना, और यहां पर आकर मास रुक गया होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी मास की। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग भी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, हाफ के डी स्क्वायर। ये माइनस मत ले लेना कि नीचे की तरफ है, स्प्रिंग को चाहे दबाओ चाहे खींचो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही होती है, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, और उसको समझा ही देता हूँ, अब बात हो गई है इतनी तो मैंने क्या किया, आपने बोला कि सर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करना होता तो क्या होता। तो मैंने यहाँ पर अपना क्या मान लिया, डेटम मान लिया, डेटम पर पोटेंशियल एनर्जी 0 कर ली, क्योंकि मास को रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आई, ओके सर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप बोल रहे हो कितनी होगी, माइनस mg h प्लस डी, यही होगी, और होगी क्या, प्लस हाफ के डी स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास जाकर रुकेगा फाइनली, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप देख सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है कि नहीं है। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब आप कर रहे हो तो ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, चेक करो ये 0 है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आ रहा है। अच्छा, मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, चेंज है अगर तो पोटेंशियल एनर्जी में है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, जो नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ओके, सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg h प्लस डी, ठीक, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भैया, अच्छा ये पूरा तो लिख दूं, जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी है, माइनस mg h प्लस डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको करने का एक तरीका ये है, इसको करने का एक तरीका ये भी है, और इसको करने के और तरीके भी एग्जिस्ट करते होंगे, आई एम श्योर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जी सर आगे बढ़ते हैं। ओह क्वेश्चन नहीं है, अब एवरेज पावर की बात अब कर लेते हैं। देखो छोटी सी बात है, ज्यादा बात है नहीं है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग इज कॉल्ड पावर, है ना। आप वर्क किस रेट से कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, पावर बोलते हो। अब ये आपकी दो पावर है, दो टाइप की पावर आपको पढ़नी है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर कितनी आ रही है वो आप निकालोगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और एवरेज मतलब टोटल आपने कितना वर्क किया, टोटल टाइम में कितना किया, तो आप इसका रेशो जब निकालोगे तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगा, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के कंसेप्ट में। अगर आप एवरेज पावर की बात करोगे तो एवरेज पावर इज नथिंग बट टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज पावर। बात समझ में आ गई, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना। तो ये क्या होता है, जो आपका इंटरवल होता है वो टेंड्स टू 0 हो जाता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक छोटे से इंस्टेंट के लिए आप क्या पता करते हो, पावर पता करते हो, जो कि dw/dt के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। द फोर्स अप्लाइड इफ इट इज कांस्टेंट, देन आप क्या करोगे, आप वर्क डन को लिख सकते हो F.ds, जो आप पढ़ चुके हो, F को बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का क्या बन जाता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ठीक है ना। ओके, तो दोनों ही जो पावर आप निकाल रहे हैं उनके डायमेंशंस क्या होंगे भाई। पावर का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं कैसे, पावर का डायमेंशन होगा हमारा वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क का डायमेंशन होता है ml² t-2, इसका डायमेंशन होता है t, तो ये हो जाएगा ml² t-3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है ना। यूनिट की बात करोगे तो जूल पर सेकेंड ऐसा यूनिट होती है, यानी कि वॉट, ठीक है ना। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हॉर्स पावर, है ना,
किलोवाट, मेगावाट, ये सब यूज़ करते हैं। रिलेशन आप देख लो, 1 वाट जो होता है 10⁻7 अर्ग पर सेकंड के बराबर होता है, ये हमारी CGS यूनिट है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 10⁻3 वाट के बराबर होता है। चलिए, ये काम की चीज़ें थी जो आपको याद कर लेनी चाहिए, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट ये देखिए, एक कंसेप्ट हमने यहाँ से पकड़ लिया है, ये है कंसेप्ट, ये यहाँ से हमने पकड़ लिया है। ये देखो, आप पावर को लिख सकते हो क्या, इंस्टेंटेनियस पावर को dW/dt। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आप P और dt के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व गिव्स द वर्क डन, ठीक है ना, गिव्स द वर्क डन, ओके। और अगर आपका जो ग्राफ है वो वर्क और टाइम के बीच में अगर प्लॉट हुआ है तो उसका स्लोप आपको क्या देगा, पावर देगा, ठीक है ना, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज P इक्वल्स टू dW/dt एंड W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt। सेम बात है, कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है कि एरिया अंडर पावर टाइम कर्व आपको क्या देगा, वर्क देगा, ठीक, और स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व आपको क्या देगा, आपको क्या देगा, पावर देगा। समझ में आई बात, ओके, समझ में आ गई। चलो अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं सीधे सीधे। अ मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड, फाइंड पावर ऑफ द गन। पावर ऑफ द गन आपको निकालना है। टोटल वर्क जितना हुआ है टाइम से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। अच्छा, कितना वर्क हुआ है, देखो 240 बुलेट आपने पर मिनट फायर की है, तो आपको टाइम मिल गया है 60 सेकेंड्स का। टाइम की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, टाइम की वैल्यू आपको पता चल गई 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ बुलेट आपको कितनी दी गई है, 240 दी गई है। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, मास ऑफ द ईच बुलेट इज 10 ग्राम, ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। देन फाइंड पावर, ओके। तो टोटल आप मुझे बताओ, टोटल एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट। अरे भाई इनिशियली तो क्या था, आपकी जो बुलेट थी वो रेस्ट पे थी, फाइनली क्या हुआ, बुलेट के पास 600 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 0 से हाफ m 600 का स्क्वायर। पहले आपकी बुलेट रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी 0 थी, फिर आपकी बुलेट की वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड हो गई है, वेलोसिटी बढ़ी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आया है वो क्यों आया है, क्योंकि आपने वर्क परफॉर्म किया है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भाई, हाफ mv स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। ये तो एक बुलेट की हुई, n बुलेट की कितनी होगी, n इंटू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, या मैं बोलूँ एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली बुलेट रेस्ट पे थी, फाइनली हाफ mv स्क्वायर हो गया, ओके। तो हम बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n बुलेट्स, वो कितनी होगी, ये होगी n टाइम्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। समझ रहे हो कि नहीं, ओके। इसका मतलब ये हुआ कितनी बुलेट्स हैं, 240 बुलेट है इंटू हाफ, मास कितना दिया है आपको 10 ग्राम, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ kg, और v का स्क्वायर यानी कि 600 इंटू 600। आई बात समझ में। अब यहाँ पर आपने इसको काटा, ये हुआ 120। अरे दादा रे, मतलब ये 1 2 3 0 गया, ये चला गया, उसके बाद ये आया 120 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 6, ठीक है ना। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n बुलेट्स। यही किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के बराबर। यही किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के बराबर। आपको पावर निकालना है, सो वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना हुआ है भाई, ये हो जाएगा 1200 इंटू 6 छंग 36 360 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 0 गया, 6 छंग 36, 12 दूनी 24, 12 25 60, 12 छंग 72, 72 1 2 72, ये कितना आ गया, वाट आ गया। P इज इक्वल्स टू 7.2 किलो वाट, पावर इज 7.2 किलो वाट, आंसर आ गया। लो
क्लियर है? पावर कितना आ गया 7.2 किलोवाट। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया कि टोटल जो वर्क किया है आपने कितने टाइम में किया है, उससे आपको पावर मिल गया 7.2 किलोवाट। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ द एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड। अच्छा, किसी हाइट से पानी को गिराया जा रहा है टर्बाइन को चलाने के लिए, ऐसा ही होता है। नीचे पंखा लगा रहता है, ऐसे क्या है, ऐसे पंखी लगी रहती है, टरबाइन की पंखी, ऊपर से क्या करते हैं हम, पानी गिराते हैं, ठीक है ना। अब जो ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है चलाने के लिए टरबाइन को, किसको, टरबाइन को चलाने के लिए, वो गिर रहा है 60 मीटर से। किस मीटर से गिर रहा है, 60 मीटर से। तो पानी जब ऊपर से गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी के पास यहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वही पोटेंशियल एनर्जी इस टरबाइन को चलाएगी। इस टरबाइन को चलाने के लिए हमको कोई एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है। और पानी के पास वो एनर्जी कैसे आई, उसको मैंने 60 मीटर ऊपर रखा, मतलब पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके क्या कर रहा है, पानी इस टरबाइन को घुमा रहा है। ओके, बट पानी जब ऊपर से नीचे आके गिरता है तो उसकी 10% एनर्जी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है, बचती नहीं है। मतलब यूजफुल कितनी बची, 90%। अरे भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती, बट हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे, हम उसका 90% ही यूज कर पा रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो हम यहाँ पावर निकाल सकते हैं कि हम 90% यूज कर रहे हैं किसका, mgh का। कितने टाइम में, कितने टाइम में, 15 kg पर। अच्छा, यहाँ पर आपको मास की जगह मास फ्लो रेट दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं जरा। अब आप देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। पावर इज इक्वल टू mgh/t इंटू 90%। क्यों लिखा, समझ में आया, क्योंकि 10% डिसिपेट हो गया। ओके, ये जो m/t है ना, ये आपको क्या है, गिवन है। देखो 15 kg पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, dm/dt। आपने पढ़ा होगा, dm/dt को ही मैं m डॉट बोलता हूँ, यही m/t है। आई मेरी बात समझ में? दिस इज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ठीक है ना। तो आपको मास फ्लो रेट दे दिया गया है, अब आपको टाइम की अलग से जरूरत नहीं है, आप क्योंकि मास फ्लो रेट ऑलरेडी गिवन है। तो पावर इज इक्वल्स टू, मास फ्लो रेट आपको दिया है 15 kg पर सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। और एच की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 60 मीटर इंटू कितना परसेंट यूज कर पा रहे हैं, 90% ही यूज कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? ओके, तो जरा यूनिट चेक कर लेते हैं। ये मीटर, मीटर का स्क्वायर ये हो गया। चलो, तो पावर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 90/100। ये हमने 0 0 0 0 उड़ा दिया। यूनिट क्या बन रही है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है भैया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, जी एच हो गया है मीटर, ठीक है। तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन s क्यूब होगा ना, s क्यूब होगा। ये देखो सेकेंड का स्क्वायर और 1 सेकेंड और है, ठीक है ना। इसको तोड़ो यूनिट को, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड होगा, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। ये यूनिट क्या है, दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर अपॉन सेकेंड। न्यूटन मीटर क्या बनता है, जूल डिवाइड बाय सेकेंड, यानी कि यूनिट बन रही है पावर की वॉट। मतलब बिल्कुल सही किया है आपने क्वेश्चन। mgh/t को आपने जो m/t यानी कि मास फ्लो रेट लेकर किया है, बिल्कुल सही किया है, यूनिट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सो P इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 15 10 150 इंटू 9 छक्का 54 54, ठीक है, ये आ गया जूल पर सेकेंड। तो पावर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 54 इंटू 15, 15 चौको 60 की 0 हासिल 1 15 पना 75 और 6 5 11 81 है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट, वैल्यू आ गई 8.1 किलोवाट, किसकी, आपके पावर की। क्लियर है? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं किया है यार, ऊपर से पानी गिर रहा है तो पानी के पास है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी का आप 10% लॉस कर दे रहे हो, तो सिर्फ बच रही है पोटेंशियल एनर्जी का 90%, उसी से टरबाइन घूम रहा है। आपको मास की जगह मास फ्लो रेट दे दिया है, तो आप जो mgh/t करने वाले थे, आपको m/t उसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है 15 kg पर सेकेंड के नाम पर। सिंपल, आगे बढ़े, आ जाओ।
ये क्या क्वेश्चन है भैया? ये बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिस वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स. ओके, व्हाट पावर विल बी डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t. अच्छा अब सुनो, पावर का एक फॉर्मूला आपने ये भी देखा है. सॉरी, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई. पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से आती है. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आती है. इसको आप लिख सकते हो एफ वी कॉस थीटा. तो अगर मुझे कैसे भी करके वी वेक्टर मिल जाता है, देखो एफ वेक्टर तो मेरे पास है, अगर मुझे वी वेक्टर मिल जाता है तो मैं डॉट प्रोडक्ट करा के पावर निकाल सकता हूँ. ओके, क्या करें? देखिए मैं जानता हूँ जो फोर्स होता है ना वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. आई मेरी बात समझ में? अगर मैं फोर्स के वेक्टर को मास से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन का वेक्टर आ जाता है. यहाँ पर मास की वैल्यू आपको 1 kg दी गई है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, एफ वेक्टर को m से डिवाइड कर दूँ जिसकी वैल्यू 1 है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा और वो कितना होगा 2t आई कैप, सेम वही आएगा, प्लस 3t स्क्वायर जे कैप. 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप. हाँ चलो, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया है. अब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी. समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए. तो मतलब अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ए डी टी करना पड़ेगा. अरे हाँ कि ना, बताओ सर. बिल्कुल करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा. ओके ओके, तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं. v इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा कितना, 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप. 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया? आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप. नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना भाई, इंटीग्रेट कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा. एक्सेलरेशन वेक्टर आपके पास था 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, है ना. यहाँ dt लगाया मैंने, 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप. t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाय 3, 3 से 3 कट गया. तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप. तो आप देखिए आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया है, जाके पुट कर दो. अरे डॉट प्रोडक्ट करा दो ना. तो हम यहां पर निकाल रहे हैं पावर. फोर्स वेक्टर कितना है? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट 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 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप. चलिए, पावर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करता हूं तो 2t क्यूब आई कैप डॉट आई कैप 1, 2t क्यूब हो जाएगा प्लस 3 t की पावर कितनी हो जाएगी? 5. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आ रहा है 2t क्यूब प्लस 3t 5 वाट. ये देखो 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5 वाट आ गया. 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5 वाट. घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी, सीधे डॉट प्रोडक्ट करना था. चलिए आगे बढ़े. अरे दादा 11th क्वेश्चन आ गया है इस पर्टिकुलर लेक्चर का. ट्रक पुल्स अ मास ऑफ 1200 kg एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल्ड रोड. अच्छा, एक लेवल रोड है, उस पर एक टीरक है. टीरक, अरे ये कैसा ट्रक है? एक ट्रक है, ठीक, ट्रक है, एक 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 एक. ये क्या कर रहा है? एक ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है ना. ओके, पुल्स अ मास ऑफ, अच्छा 1200 kg. इसका मास आपको 1200 kg दिया हुआ है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, द टेंशन इन द कपलिंग इज 1000 न्यूटन. टेंशन की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है? 1000 न्यूटन, ठीक है. ओके, व्हाट इज द पावर स्पेंट ऑन द मास? पावर स्पेंट ऑन द मास कितना होगा भाई? पावर इज नथिंग बट एफ वी कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू है 0. फोर्स देखो ना, फोर्स इस डायरेक्शन में टेंशन और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में. थीटा कितना हो गया? 0 हो गया. तो टेंशन की वैल्यू आपको 1000 दी है. टी वी कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1. टी की वैल्यू है 1000, वेलोसिटी आपको दी है 10, तो कितना आ गया ये? 10,000 वाट. ठीक, 10,000 वाट आपको पावर खर्च करना पड़ा. ओके, व्हाट इज द पावर स्पेंट ऑन द मास? फाइंड द टेंशन व्हेन द ट्रक मूव्स अप अ रोड ऑफ इंक्लिनेशन 1/6. ये कैसी बात कर ली यार? टेंशन पूछ रहा है आपसे, सिंपल सी बात है. क्या पूछ रहा है आपसे? टेंशन पूछ रहा है. अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास आपको कितना दिया है? 1200 kg, है ना. तो इसका मतलब ये है
इंक्लिनेशन यहाँ पर mg साइन थीटा है ना, ये लगेगा mg साइन थीटा, और इसी को कौन खींचेगा, फिर से आपका ट्रक खींचेगा है ना, इसी को फिर से कौन खींच रहा है भाई, ट्रक खींच रहा है। तो वह पूछ रहा है कि बताओ अब यहाँ पर टेंशन कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, वही जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहा था, यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचेगा, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg साइन थीटा के बराबर। m की वैल्यू है 1200, g की वैल्यू है 10 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1/6 दी गई है। तो आप बोल सकते हो 6 दूनी 12 200, ये हो जाएगा कितना, 2000 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन आपका, पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम अ 100 मीटर डीप वेल, कैलकुलेट द पावर ऑफ द अज्यूमिंग दैट इट्स एफिशिएंसी इज 50%। सबसे पहले तो एफिशिएंसी जान लो आप क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस रेशियो इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है ना, एफिशिएंसी की वैल्यू आपको 50% दी गई है, मतलब 0.50 दी गई है। ठीक, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। चलिए आगे बढ़े। अब बोला गया है पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम 100 मीटर डीप वेल। ठीक, पंप में इनपुट पावर क्या होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है। अरे भाई पंप ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी ली और कितना काम करके दिया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पंप खर्च कर रहा है वही आपका इनपुट पावर कहलाएगा। पंप को चलाने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हो वो इनपुट पावर बनेगी, और उसको लेकर पंप आपको कितना काम करके दे रहा है वो आउटपुट पावर बनेगी। तो यहां पर जो आपको दिया गया है कि पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर, एक कुएं से इतना पानी पर आवर खींच कर दे रहा है आपको आपका पंप, यानी कि ये उसकी आउटपुट पावर हुई। ओके, तो हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट पावर। ठीक है, और वो कितनी है बताओ मुझे, mgh/t। है मेरी बात समझ में, m/t आपको दिया हुआ है इतने kg ऑफ वाटर पर आवर खींच रहा है, यानी कि मास फ्लो रेट dm/dt, यानी कि m डॉट कितना हुआ बताओ मुझे, 7200 kg पर आवर, और एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। ये कटा कितना आ गया, 36 दूनी 72, यानी कि 2 kg पर सेकेंड इतना पानी क्या कर रहा है, पंप खींच रहा है बाहर। ठीक है, तो m डॉट यहाँ पर हम लिखते हैं m/t को हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट gh, या फिर हम लिख सकते हैं dm/dt इंटू gh, ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। ठीक है, m डॉट या dm/dt की वैल्यू कितनी आई है, 2 kg पर सेकेंड, g की वैल्यू है 10, और कितने हाइट ऊपर खींच रहा है भाई, 100 मीटर हाइट ऊपर पानी खींच रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2 2000, नहीं ये हुआ 1000 इंटू 2 2000। तो आप यहाँ बोल सकते हो 2000 वॉट जो है वो आउटपुट पावर है इस पंप का। ठीक, इस पंप का आउटपुट पावर है, मतलब आपको इतना वर्क पर सेकेंड करके दे रहा है आपका पंप। इसको करने के लिए पंप को कितनी एनर्जी, कितना पावर चाहिए, ये उसका इनपुट पावर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास आउटपुट पावर है, हमारे पास इफिशिएंसी है, हम इनपुट पावर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आओ 0.5 इज इक्वल टू 2000 अपॉन इनपुट पावर। यहां से आपकी इनपुट पावर कितनी आ जाएगी, 4000 वॉट। समझे, मतलब जब आपकी बिजली का बिल आएगा तो वो 4000 वॉट के हिसाब से आएगा, जबकि आपका पंप आपको काम कितने का करके दे रहा है, 2000 वॉट का। 50% ऑफ द पावर क्या हो जा रही है, लॉस हो जा रही है। समझ रहे हो, आपने अपने पंप को जब चलाया तो भाई बिजली का बिल जो आएगा वो 4000 वॉट के हिसाब से आएगा, क्योंकि पंप को चलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कितनी पावर लग रही है, 4000 वॉट, और उसके बदले में कितना पावर हमको दे रहा है, आउटपुट में कितना आपको काम करके दे रहा है पर सेकेंड, 2000 वॉट का। मतलब काम हो रहा है 2000 वॉट का, पैसे लग रहे हैं 4000 वॉट के, मतलब इफिशिएंसी कम है, इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए पंप की। समझ रहे हो, ओके पक्का। चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए बात करेंगे।
अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप, बाय व्हाट अमाउंट शुड वेलोसिटी ऑफ वाटर फोर्स ऑन द वाटर एंड पावर ऑफ मोटर बी इंक्रीज। फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज करें और पावर कितने टाइम इंक्रीज करें टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम। सेम पाइप से सेम टाइम में अगर n टाइम्स ज्यादा हमको ज्यादा रेट में पानी चाहिए तो हम फोर्स को कितना बढ़ाएं, पावर को किस रेट से बढ़ाएं, ये वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने n टाइम्स बढ़ाया, एक पाइप है उससे t टाइम में अगर आप मान लो m अमाउंट ऑफ वाटर निकाल रहे हो, एक पाइप है उससे आप t टाइम में m अमाउंट ऑफ वाटर निकाल रहे हो। अब आपको क्या करना है, इस m को n टाइम्स बढ़ा देना है। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, t टाइम में n टाइम्स ऑफ m पानी निकाल रहे हो, तो आपको कितना फोर्स और कितना पावर बढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो क्या होता है, एक चीज होती है मास, ठीक, जिसकी यूनिट होती है kg। एक होता है मास फ्लो रेट, m डॉट बोलते हैं जिसको, मास फ्लो रेट, जिसकी यूनिट होती है kg पर सेकेंड। ठीक है बेटा, kg पर सेकेंड। इसी को आप क्या लिखते हो, dm/dt भी लिखते हो, है ना। जब हम थ्रस्ट फोर्स पढ़ रहे थे रॉकेट प्रोपल्शन में, तो आपने इस dm/dt को देखा था v इंटू dm/dt, जिसको मैं कभी कभी v इंटू m डॉट भी लिख देता था। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक, ये जो मास फ्लो रेट होता है बेटा, जब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मास फ्लो रेट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, है ना, ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द पाइप एंड वी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड या लिक्विड दौड़ रहा है। अरे आई मेरी बात समझ में? ये जो डेंसिटी है इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब, है ना। एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। एक बार जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, kg पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा कि मीटर क्यूब कट गया, कितना आ गया, kg पर सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये मास फ्लो रेट की यूनिट है kg पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। m डॉट इज नथिंग बट kg पर सेकंड, यही चीज तो मैंने आपको बताई थी। क्लियर है? मतलब आप m डॉट को और क्या लिख सकते हो, ये थोड़ी सी नॉलेज आपके लिए जरूरी थी। m डॉट को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू रो इंटू ए इंटू वी। क्लियर है? ओके। मतलब थ्रस्ट फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, v इंटू एम डॉट, यानी कि v इंटू डी एम बाई डी टी, है ना। मतलब ये भी किसके बराबर है, डी एम बाई डी टी के बराबर है। तो क्या आप थ्रस्ट फोर्स को ऐसा लिख सकते हो, v इंटू रो इंटू ए इंटू वी, यानी कि थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके आ जाओ। आपको बोल रहा है कि जो नया मास फ्लो रेट होना चाहिए, नया मास फ्लो रेट मान लो क्या है, m डैश है ना, और पुराना मास फ्लो रेट क्या है, m डॉट है। इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? वो बोल रहा है कि आपका जो नया मास फ्लो रेट हो वो पुराने मास फ्लो रेट का n टाइम्स हो। आपको n टाइम्स ज्यादा पानी चाहिए ना, ज्यादा वाटर चाहिए आपको, n टाइम्स पुराने वाले का ज्यादा पानी चाहिए आपको। मैंने बोला m डॉट डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m डॉट होना चाहिए। अच्छा, m डॉट डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, ओके, n टाइम्स ऑफ डेंसिटी एरिया वेलोसिटी लिख सकता हूं। हाँ सर। अच्छा, वाटर तो बदल नहीं रहा, सेम वाटर की बात हो रही है तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी कट जाएगा। सेम पाइप से निकालना है तो एरिया भी नहीं बदलेगा, एरिया कट जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो n टाइम्स ऑफ पुरानी वेलोसिटी अगर आप कर देते हो तो आपका जो मास फ्लो रेट होगा नया, जो नया मास फ्लो रेट होगा वो पुराने वाले का n टाइम्स हो जाएगा, अगर आप वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ा देते हो तो उसी पाइप में उसी टाइम। ओके, लेकिन यहाँ वेलोसिटी की नहीं, यहाँ फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है कि बताओ फोर्स आप कितने टाइम बढ़ाओगे और पावर आप कितने टाइम बढ़ाओगे अगर आपको नए मास फ्लो रेट को पुराने वाले के n टाइम्स करना होगा। तो यहाँ आ गया कंपैरिजन अब किसका, फोर्स का। तो आइए फोर्स का कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए नया जो फोर्स है वो ft डैश है, पुराना जो फोर्स है वो ft है। ठीक, ओके। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, m डैश इंटू वी। ठीक है, तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा, m डॉट डैश इंटू वी डैश डिवाइड बाय पुराना वाला जो थ्रस्ट फोर्स है वो होगा m डॉट इंटू वी। अच्छा, m डॉट डैश जो है उसको आप लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ m डॉट
है ना। और जो v डैश है, v डैश जो है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ पुराना वाला v है, ये देखो, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा, m डॉट इंटू वी, m डॉट से गया v से गया, कितना आ गया, n स्क्वायर, यानी कि जो नया वाला फोर्स होगा वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स हो जाएगा। मतलब आपको फोर्स को, नए वाले थ्रस्ट फोर्स को कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको n टाइम्स ज्यादा मास चाहिए, n टाइम्स ज्यादा मास चाहिए पिछले वाले के केस में, तो आपको फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा, n स्क्वायर टाइम्स, वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, n टाइम्स। तो पावर के बारे में आपका क्या ख्याल है, आइए पावर की भी बात कर लेते हैं, आइए पावर की भी बात कर लेते हैं। P डैश अपॉन P इज इक्वल्स टू F डैश एफ टी डैश, अरे पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो एफ टी डैश इंटू वी डैश अपॉन एफ टी इंटू वी। ओके, आपने बोला कि जो एफ टी डैश है वो क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ, और जो वी डैश होना चाहिए वो एन टाइम्स ऑफ वी होना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ टी इंटू वी। एफ टी से एफ टी गया, वी से वी गया, कितना आ गया, एन क्यूब आ गया। मतलब जो नया वाला पावर होगा वो पुराने वाले पावर के एन क्यूब टाइम्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन क्यूब टाइम्स होना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं, क्लियर, ओके सर। देखो क्लियर है, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में उसने हमसे जो जो पूछा था हम सब कुछ निकाल कर बैठ गए, है ना। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, यानी कि यू नेम इट वी हैव इट। आप जो बोलेंगे हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में आपको दे रहे हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोई कूपन कोड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, ये क्या है, 100% फ्री है। आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट को जाना है, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, आपके पास हमारी वेबसाइट खुल जाएगी जहां पर ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।